हेलो दोस्तों, वेलकम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे डे 0 का पार्ट 2, जिसमें पहले आपके पास रहेगा इंस्टॉलेशन। कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर को। ठीक है, तो मैं मेरे गूगल पे आ गया और मैं इधर डायरेक्टली लिखूंगा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। ठीक है, और लिखने के बाद मैं इस लिंक पे, ये जो फर्स्ट लिंक है, इस पे जाऊंगा। ठीक है, आ गया मैं मेरे फर्स्ट लिंक पे और सिंपली ना आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना ये दो ऑप्शन दिखेंगे, एसक्यूएल सर्वर 2022 डेवलपर ऑप्शन, एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस ऑप्शन। आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। ये थोड़ा हाईटेक है, आई मीन टू से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें थोड़ा कम रहता है या फिर आप लिमिटेड वैसे ही यूज कर सकते हो, बट दोनों में स्टोरेज सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए एसक्यूएल सर्वर 2022 यूज कर रहा हूँ। आप सिमिलरली इसको भी सिमिलर वे में डाउनलोड कर सकते हो। मैं डाउनलोड नाउ पे जाता हूँ। हाँ, एक चीज है, अगर मान के चलिए आपका अगर एक्सप्रेस में कोई ऑप्शनल प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है यूजुअली, तो आप डेवलपर का यूज कर सकते हो। तो मैं मेरे डाउनलोडर में मैं ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए 2 दिखा रहा है इधर। मैं सेव कर देता हूँ इसको, ये यूजुअली सेव हो जाएगा। ये जो फाइल्स है, ठीक है, इसको मैं दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बार चलो मैंने इसको रन करवा दिया, यस करता हूँ। अब ये इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, देखिए मेरे पास ये इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग है, बट स्टिल इट्स शोइंग। अब आपको ना ऑलवेज इसको बेसिक चूज करना है और बेसिक चूज करने के बाद आपको सब कुछ ही एक्सेप्ट करके इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते जाना है। ठीक है, ये होता है एक चीज। जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना, तब एक पॉपअप विंडो आता है, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इस जो आप देख रहे हो ना इंस्टॉल वाला ऑप्शन, इस पे हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं। तो ये ऐप ना हमको एक वेब पेज में रीडायरेक्ट करता है, जहां से हम ये जो GUI है, मतलब जो SQL सर्वर का जो फ्रंट एंड है, उसको हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है, ये आपको ओपनली दिख जाएगा 21 के नाम से, SSMS 21 मतलब SQL सर्वर स्टूडियो 21 के नाम से। हम अगर क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। एक सेटअप फाइल आएगा अगर हम क्लिक करते हैं तो उस सेटअप फाइल के द्वारा हमको ये डाउनलोड करना पड़ता है। अब ये आपकी मर्जी होती है आप कहाँ पर रखोगे। तो मेरे केस में तो मैं डाउनलोड्स में रखता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये सेटअप फाइल आ जाता है। ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके अभी ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इधर, तो एक इंस्टॉलेशन विंडो पॉपअप होता है और उसमें ना मुझे रीडायरेक्ट किया जाता है कि मेरे पास जो भी है मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँगा और मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होते हैं। एक बार आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद आपको एक मतलब पॉपअप आएगा। तो जिस पॉपअप में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन मिलेंगे। आपको सिर्फ इधर आके ना इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप एक बार अगर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हो ना, तो ये जो सारा डिवाइसेस है या फिर जो GUI है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ओके करके इधर मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 21। ठीक है, तो ऐसे ही अभी जो पुराना वर्जन था वो 20 था, उससे पहले वाला वर्जन 19 था। ऐसे ही वर्जन आते हैं और न्यू अपडेट्स के थ्रू ये अपडेट करते रहते हैं और नाम चेंज करते रहते हैं। तो अभी अगर आपका इंस्टॉलेशन हो गया तो कुछ ऐसा दिखेगा और लॉन्च बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ये विंडो ओपन हो जाएगा। अभी आपका मर्जी है, अगर आप कोई आईडी देना चाहते हो तो देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस केस में मैंने नहीं दिया और मेरा ये ऐसा विंडो ओपन होता है। ये होता है हमारा GUI टूल का फ्रंट एंड। ठीक है, जहाँ पर हम कोड लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ इसको। ठीक है, और जितना भी जो भी आ रहा है मैं ओके करके कंटिन्यू करता हूँ। अब एक चीज़ होता है, ये वाला जो चीज़ है आपको ना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये वाले चीज़ में ना बहुत लोग फंसते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलवेज ये जो कोड है या फिर एक कोड आपको इधर देना पड़ता है आपके सर्वर नेम या पोर्ट नेम के ऊपर या डिस्प्ले नेम के ऊपर, तो ये सही होना चाहिए ऑलवेज, नहीं तो ये एंट्री करने के लिए नहीं देगा।
तो मेरे केस में क्या होगा कि जो भी आपका डिवाइस का नेम है वही मोस्टली होता है। तो आपको कैसे देखना है, आपको आना है सर्च ऑप्शन में और सिस्टम इंफॉर्मेशन करके आपको ना सर्च करना है। तो मेरे इस केस में मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो मैं ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा जो सिस्टम इंफॉर्मेशन नेम है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं ना इधर पेस्ट कर देता हूँ और ऑलवेज ना इसको मैंडेट रखता हूँ और विंडोज ऑथेंटिकेशन ऑन रहना चाहिए ताकि आपको ना पासवर्ड नहीं मांगे। तो आप सेव कर दो और अगर आप सेव करते हो ना, सेव करने के बाद आपको ऐसा विंडो मिलेगा, ठीक है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना इस पार्ट को, क्योंकि इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम विदाउट क्रिएटिंग अ टेबल कैसे हम कोई भी CSV फाइल और TXT फाइल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप जब आपको इंस्टॉलेशन आ गया तो आप कैसे इसको यूज करोगे, ये है इसका GUI। थोड़ा इसको समझते हैं पहले। मानिए ये लेफ्ट साइड में जितने भी है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और ये होता है आपका सर्वर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेसेस रहते हैं। इंट्रो वीडियो में समझाया था ना कि डेटाबेस क्या होता है, तो ये होता है आपके डेटाबेसेस, ठीक है। और इस डेटाबेसेस के अंदर आपके स्कीमास रहते हैं और स्कीमास के अंदर इधर टेबल्स रहते हैं, ठीक है। ये देखिए डीबीओ करके आ रहा है ना, तो ये डीबीओ हो गया स्कीमास के नेम, जो आपके एक स्कीमास के अंदर ये सारे मतलब एक फोल्डर के अंदर ये सारे टेबल्स मैनेज करके रखे हैं। और बहुत सारे स्कीमास अगर मतलब मान के चले, अभी तो मेरे पास डीबीओ स्कीमा एक ही स्कीमा है, अगर इधर बहुत सारे स्कीमास रहते तो इसको मिला के एक डेटाबेस तैयार होता। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक स्कीमा है और एक के अंदर बहुत सारे टेबल है, बट फिर भी उसको डेटाबेस ही बोलेंगे क्योंकि टेबल का साइज तो बहुत है ना, और डेटा भी मेरे पास बहुत है और मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली तो इसीलिए वो डेटाबेस है। और क्योंकि ये सब इतना ह्यूज जो कंटेंट होता है वो सिर्फ एक डेटाबेस ही रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डेटाबेस। अब मान के चलिए अगर आप इस डेटाबेस के ऊपर ठीक है कुछ करना चाहते हो तो आपको ना राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इधर लिख के, और आपके पास इधर ऑप्शन आएगा न्यू क्वेरी। तो आप करोगे ना तो आपके पास डायरेक्टली न्यू क्वेरी खुल के आ जाएगा। देखो मेरे पास इधर लिखा होता है कि कस्टमर, ठीक है, तो मतलब मैं इस विंडो के साथ मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी कस्टमर के ऊपर ही पूरा काम कर रहा हूं, मतलब कस्टमर डेटाबेस के ऊपर जितने भी टेबल है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है चीज। अब अगर आप एक काम करना चाहते हो कि डेटाबेस तो मतलब जो ये डेटाबेस वाला फोल्डर है इसके अंदर सारे डेटाबेस है, तो अगर आप एक काम करना चाहते हो कस्टमर डेटाबेस को लेते हो और इसके अंदर एक टेबल ऐड करना चाहते हो विदाउट क्रिएटिंग अ टेबल विद रिटन कोड, तो आप इसमें ना राइट क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा ऊपर कस्टमर में, और टास्क पे जाओ। टास्क पे जाने के बाद इंपोर्ट फ्लैट फाइल करके आपके पास ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद इंट्रोडक्शन आ गया, जो भी आ गया आप नेक्स्ट करते रहो, ठीक है। फिर आपको इधर लोकेशन का नाम देना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन से आपको लेना है। आप ब्राउज करो, ठीक है। ब्राउज करने के बाद आपके पास ना वो जो मिलता जुलता फाइल है वो पूरा दिखा देगा, ठीक है। मेरे पास ये एक है एक्सेल फाइल, मैं इसको ओपन करता हूं। देखिए CSV और TXT को ही लेता है, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद ये मैं नाम चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसको इंपोर्ट किया था, तो मैं फाइल 2 कर देता हूँ। अब देखो ये इधर देखो मेरे पास एक ही स्कीमा है, ठीक है, मैं जो बता रहा था कि ये स्कीमा के अंदर ये टेबल क्रिएट कर रहा है, और मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है कि मेरे पास इतने ही है डेटा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये जैसा है एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। बट एक चीज है, कभी भी अगर इधर कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, वो आप एक काम कर सकते हो अभी के लिए, अगर आप कहीं पर भी देख रहे हो कि इन वेरकेयर है और प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये 50 की जगह आप ये ड्रॉप डाउन पे जब भी क्लिक करोगे ना, एक सेकंड, हाँ सॉरी ये कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो अगर आप जब भी कोई इधर क्लिक करोगे ना, एक सेकंड, तो अगर आप इधर क्लिक करते हो ऐसे लिख के एन वार करके,
nvarchar करके, और इधर अगर आपको 50 में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई एरर दे रहा है तो आप इसको सिंपली nvarchar max में चेंज कर सकते हो। तो nvarchar max क्या करता है, जरूरत से ज्यादा डेटा स्पेस ले लेता है। यही एक चीज होता है, जरूरत से ज्यादा वो डेटा कैप्चर कर लेता है, यही एक चीज होता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद समरी आता है और फिनिश अगर करते हैं, अब चेकआउट करते हैं कि ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ इंसर्ट हुआ, कस्टमर में इंसर्ट हुआ। अब चलिए देखते हैं ये इंसर्ट हुआ कि नहीं। हम क्लोज करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हम इसको देखते हैं एक्सेल फाइल 2 करके, हमारा ये फाइल क्रिएट हो गया। देखिए जितने भी कॉलम्स है ना, सारे कॉलम्स आ गए। तो यही होता है इंपोर्ट का प्रोसेस। तो और इसके साथ आशा करता हूं आपने ये चीज को समझा होगा और इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम में आने वाला है आने वाले दिनों में। और इसी के साथ हमारा डे 0 खत्म होता है। कल से हम हमारा डे 1 का जो भी पार्ट्स है वो एक एक करके देखेंगे। कल सिलेक्ट रहेगा और सिलेक्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं मैं दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों को भी मैं थोड़ा और वीडियो बना के हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू।